हमने इसके पहले के कुछ वीडियोस में आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोनाउन एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब आज का जो वीडियो है ये कवर करेगा एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज मीन टू से कि सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करें या जो रूल्स आपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट के पढ़े हैं उनको हम कैसे डिटेल कर पाएंगे, तो उसको लेकर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम आप ये करें कि जितने सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं ये आप पहले खुद सॉल्व करें, मतलब सीधे समझना शुरू ना करें, पहले आप खुद सॉल्व कर लें। वीडियो देखें, जितने भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट के वीडियो हैं वो आप कवर अप करो। उनको देखने के बाद आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो पे आओ ताकि आप ये मैच कर पाओ कि कौन सा रूल आप गलत कर रहे हो, कौन सा रूल आप सही कर रहे हो। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। तो पहला पार्ट क्या है कि आप उसको खुद सॉल्व करें और फिर दूसरे नंबर पे वीडियो से कवर अप करें कि वो आप सही लगा रहे हो या नहीं। एक्चुअली हमको लॉजिक डेवलप करने होते हैं, जब तक आपके लॉजिक डेवलप नहीं होंगे तब तक एग्जाम में आप बराबर उसको टिक नहीं कर पाओगे। तो जरूरी ये नहीं कि आप मुझे समझते चलें, जरूरी है कि आप खुद करें और फिर देखें कि कौन सा नियम आपने गलत लगा दिया। जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस में बहुत ना उलझें, हम सिर्फ ये देखें वहां पर फोकस्ड कि कौन सा वाला रूल वहां पर दिखाई दे रहा है। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नियम आपके सामने हैं, आपने लिखे हुए वीडियो में देखे हुए, उनके आधार पर इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको रूल्स भी पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूं सेंटेंस के साथ में। पहला सेंटेंस है नीदर ऑफ देम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। हाँ, फाइनली हमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक वचन और बहुवचन। आपको ये पहचानना है कि आपका सब्जेक्ट कब कब एक वचन है और कब कब बहुवचन है। यदि एक वचन है तो आप सारे के सारे एस फॉर्म लगाएंगे। एस फॉर्म कितने आपके पास? 4। इज, वॉज, हैज और एक्शन वर्ब का एस फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप लगाएंगे आर, वर, हैव और जो भी एक्शन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या मिला? नीदर ऑफ देम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। यहां पर आपको क्या मिल गया? ऑफ मिला, मतलब आपको ऑफ का रूल लगाना है। ऑफ का रूल हमने आपको पढ़ाया हुआ था। यदि आपको ऑफ मिलेगा तो वर्ब ऑफ के पहले वाली संज्ञा के आधार पर लगाई जाएगी और ऑफ के बाद वाली संज्ञा अधिकांशतः बहुवचन होगी। अधिकांशतः का मतलब क्या है? यदि वो अनकाउंटेबल होगी तो एक वचन होगी। ये रूल आपने पढ़ा हुआ था। अब ऑफ के पहले क्या मिल गया आपको? नीदर। नीदर मतलब कितने वचन की बात हो रही है? एक वचन की। एक वचन है तो इज और आर में से अब आपको क्या लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर? इज। आई रिपीट अगेन, यदि आपने इज लगाया है तो इज की जगह आप वॉज भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हो और गोज भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन में आपको यहाँ पर एग्जामिनर क्या दे रहा होता है। हाँ, इज की जगह वॉज और वॉज की जगह हैज यदि एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो वो टेंस एरर हो जाएगी। तो टेंस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमको नीदर दिखाई दिया और नीदर को देखते हमने क्या लगा दिया? इज। He walked 5 miles, which really a great distance for a man. ठीक है, अब यहां पर आपको क्या मिल गया? which, और which किसके लिए यूज हो रहा है? 5 miles के लिए। तो एक्चुअली ये which किसके लिए यूज किया आपने? 5 miles के लिए। 5 miles क्या हो जाएगा? प्यूरल हो जाएगा। पर इसका एक छोटा सा रूल है, ये हमने वीडियो में नहीं दिया था आपको। यदि आपको कोई भी मात्रक शब्द मिलते हैं, मात्रक मतलब लीटर, मीटर, किलोमीटर, डजन, ग्राम, ये माइल्स, ये जितने वर्ड मिलते हैं, तो यदि ये शब्द प्यूरल हैं तो इनके साथ वर्ब प्यूरल आएगी। परंतु यदि इन शब्दों को कॉमन यूज किया गया है, सबके लिए, किसी इंडिविजुअल के यूज नहीं किया, कॉमन यूज किया गया है, तो शब्द प्यूरल होंगे और वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे आपने कहा भाई 10,000 रुपीज अ बिग अमाउंट, आप नहीं बता रहे हो किसके लिए है, तो 10,000 रुपीज आर ना होके क्या हो जाएगा? इज अ बिग अमाउंट। पर आपने बोला 10,000 रुपीज बिग अमाउंट फॉर मी, तो जैसे आपने फॉर मी जोड़ा मतलब वो इंडिविजुअल हो गया, तो 10,000 रुपीज आर। तो आप ध्यान कैसे रखो कि यदि मैं आपको ये रूल ना भी बताता तो 10,000 रुपीज को देखते आप क्या लगाते? आर लगाते, क्योंकि आपको 10,000 रुपीज प्यूरल दिखाई देता आप क्या लगाते? आर। परंतु यदि वो कॉमन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। यही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? 5 माइल्स। 5 माइल्स क्या दिखाई दे रहा है? प्यूरल दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली 5 माइल्स को देखते हुए आपको क्या लगाना चाहिए था? आर। पर जब आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने देखा ही वॉक्ड 5 माइल्स विच रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन। ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर चला या 5 माइल्स चला, जो किसी व्यक्ति के लिए लंबी दूरी है। किसके लिए? अब आप नहीं बता रहे हो, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, मतलब कॉमन बात हो रही है। और यदि कॉमन बात हो रही है तो फिर ये आर की जगह यहां पर क्या हो जाएगा? इज। तो यहां पर वर्ड कैसा दिखाई देगा? प्यूरल, पर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ये कब होगा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ये रूल। ये कब होगा?
जितने भी मात्रक शब्द हैं, लीटर, मीटर, किलोमीटर, डजन, ग्राम, रुपीज, माइल्स, यदि ये शब्द कॉमन यूज किए गए हों किसी वाक्य में, सबके लिए यूज किए गए हों, तो शब्द सिंगुलर और वर्ब तो शब्द प्लूरल और वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। दैट यू रिमेंबर ओनली। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, इज। ईदर माई कलीग्स और अ प्यून गोइंग होम। ठीक है, अब आप कहां पहुंच गए भाई, आपको क्या मिल गया, ईदर और मिल गया। ये रूल हमने आपको पढ़ाया हुआ था, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीनों शब्दों में वर्ब हमेशा बाद वाली नाउन को देखकर लगाई जाएगी। तो बाद में आपको क्या मिल रहा है, प्यून। प्यून क्या माना जाएगा, सिंगुलर। अब कलीग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, प्यून से। प्यून सिंगुलर है तो वॉज या वर में से अब आप यहां पर क्या यूज करेंगे, वॉज। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर एग्जामिनर आपको इज और आर दे सकता था, हैव और हैज दे सकता था, तो अकॉर्डिंग टू आप रूल वहां पर देखेंगे सिंगुलर आएगा या फाइनली आपको पहचानना क्या है, कब कब एक वचन और कब कब बहुवचन। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ल्यूनर मतलब चंद्रमा, जो भी चांद से जुड़ा है वो ल्यूनर है, और जो भी सूर्य से जुड़ा हुआ है वो सोलर है। तो सोलर पावर, सोलर एनर्जी, ल्यूनर है ना, तो ये चंद्रमा। तो हमें हालांकि उस ल्यूनर से कोई मतलब नहीं है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, क्या मिल गया भाई, ऑफ मिला। ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के आधार पर, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, द राइज एंड फॉल। अब ये कौन सा रूल हो गया, एंड के आपके ने 3 रूल पढ़े हुए थे। पहला, एंड हमेशा प्लूरल माना जाएगा, पर ईच और एवरी दिए होने पर एंड सिंगुलर माना जाएगा। दूसरा, यदि एंड के साथ 2 आर्टिकल आए तो एंड प्लूरल हो जाएगा, एक आर्टिकल आए तो एंड सिंगुलर हो जाएगा। तीसरा, यदि 2 अलग शब्द मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक अर्थ देते हैं, तो उसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर। इसमें हमने कुछ फ्रेज भी आपको बताए हुए थे कि जब भी फ्रेज मिलते हैं तो फ्रेज काउंट क्या होते हैं, सिंगुलर। तो वैसे पहला नियम क्या है, ऑफ का। ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के आधार पर, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, द राइज एंड फॉल। आप यहां पर ये भी देख सकते हो कि भाई आर्टिकल कितनी बार मिल रहा है, एक बार, तो ये दोनों मिलाकर कितना यूनिट कहलाएगा, एक। ऐसा ना देखें तो द राइज एंड फॉल का मतलब उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव एक फ्रेज है, और फ्रेज है तो कितना वचन माना जाएगा, एक वचन। तो आपको उसका मतलब नहीं पता है मान लीजिए, तो आप दाग को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई 2 बार आर्टिकल होता तो क्या हो जाता, प्लूरल, और एक बार आर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो द राइज एंड फॉल, अब इज और आर में से चूंकि ये सिंगुलर है तो आप क्या लगा देंगे, इज। इट इज आई हु बीन ब्लेम्ड फॉर इट। अब आपको क्या मिल गया, हु मिल गया। जब भी हमें हु, हुम और विच मिलते हैं, हालांकि ये तीनों जो वर्ड है हु, हुम और विच, ये हमने आपको प्रोनाउन वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले प्रोनाउन वाले वीडियो में जाइए, तो हु, हुम, विच जो टॉपिक है उधर आप डिस्कस करेंगे तो ये वाले रूल वहां पर मिल जाएंगे। तो जब भी आपको हु, हुम, विच और दैट मिले और उसके बाद वर्ब लगाने के लिए कही जाए, तो वर्ब हमेशा उनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाई जाएगी। तो हु, हुम, विच और दैट का खुद का कोई मतलब नहीं है, उनको देखकर कोई वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब उनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर यूज की जाएगी। तो यहां पर हु के पहले क्या मिल रहा है आपको, आई। अब डेफिनेटली हैव और हैज की बात करें तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, हैव, तो इसलिए हु के साथ भी क्या लगाना पड़ जाएगा, हैव। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हु, हुम और विच मिले तो वर्ब हमेशा उनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर यूज की जाएंगी। यहां पर भी आपने वही किया, यहां पर आपको विच मिला, विच किसके लिए यूज हो रहा था, माइल्स के लिए, तो वैसे क्या लगाना चाहिए था, आर, पर चूंकि कॉमन हो गया इसलिए क्या लगाना पड़ा, इच। पर आप वर्ब किसको देखकर लगा रहे हो, विच को। सेम इज देयर, यहां वर्ब किसको देखकर लगा रहे हो, हु को, पर हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, इसीलिए यहां पर हम लगाएंगे हैव। मान लीजिए यहां पर आपको इज, एम और आर मिलता तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ जाता, आई को देखते हुए एम, मतलब इट इज आई हु एम, इज नहीं आएगा फिर। तो जब भी हु, हुम, विच और दैट मिले तो वर्ब हमेशा उसके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाई जाएगी। यदि नाउन प्लूरल है, हु, हुम, विच, दैट प्लूरल हो जाएंगे। नाउन सिंगुलर है, हु, हुम, विच, दैट सिंगुलर हो जाएंगे। नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू पास। अब पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, आप देखो ही नहीं, आपको तो क्या मिल गया भाई, ऑफ मिला। ऑफ मिला तो ऑफ का रूल क्या बोलता है कि ऑफ के वाक्यों में वर्ब हमेशा ऑफ के ठीक पहले वाली संज्ञा को देखकर लगाई जाएगी। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, नॉलेज। नॉलेज क्या माना जाएगा, सिंगुलर, तो नॉलेज को देखते हुए वॉज या वर में से अब आप क्या लगा देंगे, वॉज। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल अटेंडिंग द मीटिंग। ये कहां पहुंच गए आप, एंड वाले नियम पे पहुंच गए। एंड का नियम क्या है कि यदि एंड के साथ 2 आर्टिकल होंगे तो एंड बहुवचन,
और यदि एंड के साथ एक आर्टिकल होगा तो एंड एक वचन माना जाएगा। अब आप क्या बोल रहे हो, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, कितना आर्टिकल लिया आपने, एक आर्टिकल लिया, मतलब एक ही व्यक्ति है, वही सेक्रेटरी भी है और वही प्रिंसिपल भी है, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, वॉज। पर मान लीजिए आपको दो बार द मिलता, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो कितने लोग हो जाते, दो, एक सेक्रेटरी और एक प्रिंसिपल, फिर आप क्या लगा देते, वर्ब। अच्छा, आप कभी, ये तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में भर रहे हैं, मान लीजिए यही सेंटेंस एरर में आते तो हम सब्जेक्ट को देख के वर्ब करेक्ट करते हैं, वर्ब को देखकर सब्जेक्ट करेक्ट नहीं करते हैं। दैट मींस मान लीजिए यहां पर आपको मिलता द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल वर्ब, और वो कहता करेक्शन करो, तो वर्ब को देखते हुए यहां पर आप दा मत लगा दें, मतलब दैट मींस आप दो दा करके उसको बहुवचन नहीं कर देंगे, तो सब्जेक्ट को देखकर सुधारना क्या है, वर्ब, वर्ब को देखकर सब्जेक्ट नहीं सुधारा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप एरर्स करेंगे तब, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, सेम इज जैसे हमने आपको कहा, ये सेंटेंस भी आप पहले एक बार पूरे के पूरे सॉल्व खुद करें और उसके बाद कंटिन्यू करें और फिर मैच करें कि जो आपने लगाया वो लॉजिक सही था कि नहीं था। मैं लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कंप्लीटेड द वर्क। अब क्या मिला भाई, सेम इज देयर, फिर से आपको क्या मिल गया, ऑफ मिला। ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाली संज्ञा के आधार पर लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ईच। ईच और एवरी हमेशा क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। ऑफ का पूरा नियम क्या है कि वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर और ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं क्या रखी जाएंगी, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स बराबर लगा भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ईच। ईच क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो हैव और हैज में से यहां पर अब आप क्या लगा देंगे, हैज। देयर मिल गया भाई, देयर का रूल हमने आपको पढ़ाया हुआ था, जब भी देयर मिलेगा देयर के वाक्यों में वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के आधार पर लगाए जाएंगे। पूरी इंग्लिश में देयर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां वर्ब किसको देखकर लगाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स को देखकर। तो देयर ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो भाई यहां पर वो डबल चीजें आपसे पूछ रहा है, एक तो देयर का रूल लगवा रहा है, तो देयर के रूल में वर्ब किसको देखकर लगानी है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये ऑफ को देखें तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के आधार पर लगाते हैं, तो स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। मेन सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वन। वन क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो आपने क्या लगा दिया, इज, यहां पर हो गया। तो देयर इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गुड फॉर दिस वर्क। अब सेम इज देयर, आपने हु लगाया हुआ है और यहां पर वन ऑफ की बात करें तो कितने स्टूडेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक स्टूडेंट को, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इज। तो दोनों जगह ये दोनों सिंगुलर हो जाएंगे और यहां देयर के लिए भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और हु के लिए भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। और ऑफ के पहले वन मिल रहा है तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर। 2 and 2 4। अब 2 and 2 ऑब्वियसली यहां तो दिक्कत ही नहीं, आपको एंड मिला। एंड मतलब दो को मिलाकर कितना तैयार किया जाएगा, एक। तो दो चीजों की बात की जाएगी तो एंड मैक्सिमम क्या हो जाता है, बहुवचन। ईच और एवरी होने पर एक वचन होगा। सिंगुलर एक आर्टिकल होगा तो एक वचन, और दो आर्टिकल होंगे तो बहुवचन। तो यहाँ आर्टिकल की बात ही नहीं हो रही है। तो 2 and 2 मतलब कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं, बहुवचन है। यदि बहुवचन है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेक। और यदि एक वचन होता तो वर्ब किस फॉर्म में आती, एस फॉर्म में। फिर क्या लगाते हैं, मेक्स। ध्यान रखेंगे जब हम लगातार सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो ये कंफ्यूजन आता है, तो ध्यान रखें यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस लगेगा, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। इतना ध्यान रखना है बार बार, नहीं तो परेशान होंगे। तो ये चूंकि बहुवचन था इसलिए हमने मेक्स ना लगाकर क्या लगा दिया, मेक लगाया। देयर आ गया, फिर से आ गया भाई, देयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। अब देयर मिला, देयर के वाक्यों में वर्ब हमेशा किसके आधार पर लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट्स के आधार पर। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, अ नंबर ऑफ। अब ये 3 शब्द हैं आपके पास जो आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और द अमाउंट ऑफ। ये वाला नियम इन 6 शब्दों के लिए ही एप्लीकेबल है, सिर्फ 6 शब्दों के लिए। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और द अमाउंट ऑफ। तो जो दा वाले हैं ये हमेशा एक वचन माने जाएंगे और ए और एन वाले हमेशा बहुवचन माने जाएंगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जहां जहां दा मिले और जहां जहां ए मिले उधर लगा देना भाई, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ इन 6 शब्दों पर इसको अप्लाई करेंगे तो जितने भी दा वाले हैं, ध्यान रखने का तरीका क्या हो जाएगा, वैसे ए और एन हमेशा क्या माना जाता है, एक वचन, पर इन 6 शब्दों में उल्टा हो जाएगा। ये क्या माना जाएगा, बहुवचन। अ नंबर ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन। द नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ये क्या हो जाएंगे, एक वचन। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, अ नंबर ऑफ।
अ नंबर ऑफ क्या माना जाएगा, प्लूरल, तो आप क्या लगा देंगे, देयर आर अ नंबर ऑफ, या सॉरी यहां पर आपके पास वर्ब है अपीयर और अपीयर्स, तो चूंकि ये बहुवचन है तो इसको देखते हुए आप लगाएंगे अपीयर, तो देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर एक ही जगह एग्जामिनर दा कर देता, बड़ा छोटा सा वेरिएशन होगा, बड़ा छोटा सा चेंज होगा, तो उसने क्या कर दिया, यहां पर दा कर दिया, तो चूंकि अब आपको द नंबर ऑफ मिल रहा है तो द नंबर ऑफ किसको कंसीडर करेगा, एक वचन को, इसीलिए अब यहां पर आप अपीयर नहीं लगाएंगे, चूंकि एक वचन हो गया तो अब क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि अ नंबर ऑफ मिलेगा तो क्या माना जाएगा, बहुवचन, और द नंबर ऑफ मिलेगा तो क्या माना जाएगा, एक वचन। ऐसा ही एन अमाउंट ऑफ मिलेगा तो बहुवचन, द अमाउंट ऑफ मिलेगा तो एक वचन। ऐसा ही अ वैरायटी ऑफ मिलेगा बहुवचन, द वैरायटी ऑफ मिलेगा तो एक वचन। तो यहां पर हमने कर दिया अपीयर्स, है ना। मैनी बॉयज टू द क्लास, अब क्या मिल गया भाई, मैनी बॉयज, ये हमने दोनों शब्द आपको पढ़ाए थे, मैनी और मैनी ए। मैनी के साथ संज्ञा बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, पर मैनी ए के साथ ए मिल गया ना, तो ए किसको बताएगा, एक वचन को, तो मैनी ए मिला तो संज्ञा भी एक वचन और वर्ब भी एक वचन। तो यहां पर तो क्या मिल रहा है भाई, मैनी बॉयज, तो मैनी बॉयज को देखते हुए आपने क्या लगा दिया, कम, ये आपने कर दिया, क्यों, क्योंकि मैनी बॉयज दिखाई देगा तो शब्द बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया आपने। पर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम, ये आपने देख लिया, इसी सेंटेंस को हम चेंज करें, यहां से हटाएं और यहां पर आप कर दें मैनी अ बॉय, ऐसा यदि आपने लिख दिया, थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, अब क्या हो गया, मैनी अ बॉय, तो मैनी अ बॉय क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और अब कम की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, कम्स। तो एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे कि भाई कब वो एक वचन होगा, कब वो बहुवचन। ये ए हटा देंगे तो बॉयज लिखेंगे और बहुवचन हो जाएगा, और ए लगा देंगे तो फिर एक वचन होगा, वर्ब एस फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। एवरीबडी, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, एवरीबडी, ईच और एवरी हमेशा कितने वचन माने जाते हैं, एक वचन। तो जैसे आपने एवरीबडी देखा, खट से आपने क्या लगा दिया यहां पर, नीड्स। क्यों लगा दिया, क्योंकि एवरीबडी क्या माना जाएगा, एक वचन, और एक वचन तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में, तो आपने खट से क्या लगा दिया, नीड्स। पर हमने ये रूल आपको पढ़ाया हुआ था कि जब आपको नीड और डेयर मिले तो नीड और डेयर को ध्यान देंगे, क्योंकि पूरी इंग्लिश में ये दो ही ऐसी वर्ब हैं जो मॉडल की तरह काम करती हैं। मतलब नीड और डेयर वर्ब भी हैं, नीड और डेयर मॉडल भी हैं। अब यदि ये वर्ब हैं तो नीड का एस फॉर्म क्या हो जाएगा, नीड्स, और डेयर का एस फॉर्म क्या हो जाएगा, डेयर्स। परंतु यदि ये मॉडल हैं तो इनमें एस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब ये वर्ब हैं और कब ये मॉडल है, तो अपने चर्चा करी हुई थी कि यदि इनके बाद टू मिले, नीड मतलब नीड टू और डेयर टू, सॉरी यदि इनके बाद टू नहीं नॉट मिले, है ना, तो नीड नॉट और डेयर नॉट। तो यदि इनके बाद आपको नॉट मिल रहा है तो नॉट आपकी मदद करेगा कि भैया नॉट मिल गया ना, तो नॉट क्या बताएगा कि ये क्या हो गया, मॉडल, और मॉडल हो गया तो एस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो नॉट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो वैसे यदि आप आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं और आपने एवरीबडी देखा तो आपने नीड्स बिल्कुल सही लगाया था, पर जैसे ही आपने आगे पढ़ा तो आपको क्या मिल गया, नॉट, और नॉट ने बताया कि भैया ये क्या है, मॉडल, और मॉडल के साथ एस फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, किसी भी मॉडल में एस फॉर्म नहीं लगता। मॉडल मतलब विल, शैल, शुड, वुड, तो इनमें आप एस फॉर्म नहीं लगाते, शुड्स, वुड्स, विल्स ये नहीं होते हैं, तो इसलिए यहां पर एस फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। तो अब नीड्स की जगह ये क्या हो जाएगा, नीड। तो एवरीबडी नीड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल मतलब नहीं पता, आप मतलब की तरफ जाओ भी नहीं, आपको समझना भी नहीं है, हमें तो फोकस कहां करना है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। यहां पर भी ए मिला और यहां पर भी ए मिला, कितने आर्टिकल मिल गए, दो। एंड का नियम क्या बोलता है भाई, यदि दो आर्टिकल हैं तो एंड बहुवचन, और एक आर्टिकल है तो एंड एक वचन। तो अ हॉट एंड अ कोल्ड मतलब कितने की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि बहुवचन है इसे आप क्या लगा देंगे, वर्ब, लाइक दिस वन। ईदर यू और ही, ईदर और, नीदर और, ये तीनों आपने पढ़े हैं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा बाद वाली नाउन को देकर लगाई जाएगी। बाद में क्या मिल रहा है, ही कितना माना जाएगा, सिंगुलर, तो ही को देखते हुए आप क्या लगा देंगे, इज।
तो लाइकवाइज ये हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट करी सब्जेक्ट एग्रीमेंट की। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको एक और वीडियो दे दूं सब्जेक्ट एग्रीमेंट की एक्सरसाइज का, जिससे हमने यहाँ पर 15 सेंटेंस डिस्कस किए। यदि हम 15-20 सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इतना यदि आप दिमाग पर रखेंगे तो एग्जाम में आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट की से रिलेट फिल इन द ब्लैंक या एरर बराबर कर पाएंगे। तो ध्यान कितना रखना है कि जब आपको सेंटेंस मिले तो सेंटेंस पे फोकस नहीं करना है, पहले आप रूल देखें कौन सा मिल रहा है, रूल के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब लगाएंगे। एक वचन है सारे एस फॉर्म आएंगे, बहुवचन तो एस फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। पर जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने इसके पहले सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो फिर इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो पहले क्या करें, सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वीडियो पे जाइए, उन तीनों वीडियोस को आप डिटेल में देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने का तरीका भी क्या होगा, पहले आप मेरा डिस्कशन वीडियो नहीं देखेंगे, पहले आप उसको एक्सरसाइज को पूरा डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में खुद सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में फिर मैच करें आंसर कि कहां पर आपने लॉजिक सही लगाया और कहां पर लॉजिक गलत लगाए। फाइनली आपको अपने लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे, जितने बेहतर लॉजिक आपके होंगे एग्जाम में आप उतना बेहतर कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट का ही, जो एक्सरसाइज वीडियो होगा। 3 वीडियो इसके पहले थे, वो क्या थे, टीचिंग वीडियो, और ये क्या है, प्रैक्टिस वीडियो। तो एक प्रैक्टिस वीडियो देने की मैं और कोशिश करूंगा आपको।